Hello friends, in last lecture we have discussed about the plasma arc machine. हमने वहाँ पे प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के बारे में पढ़ा। तो जब हम मशीनिंग की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम बात करते हैं नेगेटिव प्रोसेस की। तो कैसे हम मटेरियल रिमूवल करा रहे थे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टू ऑब्टेन द डिजायर्ड शेप और डिजायर्ड डायमेंशंस, वो हम चीज़ें कर रहे थे प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में। लेकिन अब हम बात करेंगे जॉइनिंग प्रोसेस की, वेल्डिंग प्रोसेस की और यू कैन से पॉजिटिव प्रोसेस की अब हम बात करेंगे। तो पॉजिटिव प्रोसेस में हम कैसे दो पार्ट्स को, दो मटेरियल्स के कैसे हम उनकी जॉइनिंग करेंगे, कैसे हम उनकी वेल्डिंग करेंगे, इन सारी विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में देखेंगे। हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट को। हम ये भी डिस्कस करेंगे प्लाज्मा वेल्डिंग कैसे वर्क करती है, व्हाट आर द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, कौन कौन से वेल्डिंग मोड्स हैं जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में यूज किए जाते हैं, क्या डिफरेंस है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में और टंगस्टन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग में। हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इसकी एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश करेंगे हम कहाँ तक डिस्कस कर पाते हैं, कोशिश करेंगे हम, देखते हैं। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो अगर हम वेल्डिंग की बात करें, सपोज हम आर्क वेल्डिंग की बात करें, तो आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि दो मटेरियल को जिनको हमें ज्वाइंट करना होता है, तो इलेक्ट्रोड और उस मटेरियल के बीच में हम आर्क प्रोड्यूस करते हैं और उस आर्क की हेल्प से हम जो मेटल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं जिनको हमें ज्वाइंट करना है, वेल्डिंग करनी है, उनको हीट करते हैं। तो अगर ये ट्रांसफर्ड आर्क हैं तो ये चीज़ें हमारी आर्क वेल्डिंग में होती है। लेकिन अगर हम यही चीज़ें नॉन ट्रांसफर्ड आर्क रहती हैं, सपोज वाटर कूल्ड कंस्ट्रक्टेड नोजल के बीच में ये चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, तो वो हमारी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग होती है। अब प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में सबसे मेन पॉइंट है कि देयर शुड बी अ प्लाज्मा गैसेस। तो लास्ट लेक्चर में से हमने स्टडी कर रखा है कि प्लाज्मा कैसे फॉर्म होता है। तो आपको पता होगा कि प्लाज्मा फॉर्म होने के लिए क्या है कि गैसेस को हम क्या करते हैं, गैसेस के टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं। तो जब हम गैसेस के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो गैसेस क्या हो जाती हैं, आयनाइज हो जाती हैं। जो गैसेस आयनाइज हो जाती हैं, मैं बात नहीं करूँगा पार्शली, जो गैसेस मैक्सिमम या फुल्ली आयनाइज हो जाती हैं, वो बिहेव करती हैं एज लाइक प्लाज्मा। अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा क्या होता है, एक गैसियस मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल गैसेस मॉलिक्यूल। जो हमारी प्लाज्मा गैसेस होती हैं उनमें हमारे पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। व्हाट वी मीन बाय नेगेटिव आयंस, नेगेटिव मीन्स आयन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयंस की अगर हम बात करते हैं तो इट मीन प्रोटॉन, और न्यूट्रल गैसेस मॉलिक्यूल दैट मीन्स न्यूट्रॉन। तो हमारे जो प्लाज्मा गैसेस होती हैं उसमें हमारी ये सारी चीज़ें अवेलेबल होते हैं
but how they all are ionized। ठीक है। बाकी अगर सेटअप की बात करें तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का ये सेटअप लगा हुआ है जो हमें दिख रहा है। ये हम पावर सोर्स, डीसी पावर सोर्स हम यूज कर रहे हैं। ये हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड है जो कि नॉन कंज्यूमेबल है, विच इज ओनली यूज टू जनरेट द आर्क। ओके, दिस इज द नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। हम यहाँ से प्लाज्मा गैसेस की सप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं प्लाज्मा गैसेस की सप्लाई यहाँ से हो रही है और इन प्लाज्मा गैसेस को जो आर्क हमारी प्रोड्यूस हो रही है उसको अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड लेके जा रही है ये प्लाज्मा गैसेस, जो कि विद हाई वेलोसिटी फ्लो कर रही है। इनको हम शील्डिंग दे रहे हैं, या आप कह सकते हैं इनको हम प्रिवेंट करते हैं टू कंटामिनेट विद द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से कंटामिनेट होने के लिए या फिर ऑक्सीडेशन फॉर्म होने से बचाते हैं इनको हम विद द हेल्प ऑफ शील्डिंग गैसेस की। ओके, आगे चलते हैं। ये हमारा नोजल टिप, ये नोजल से गैस नोजल है। ये यहाँ से हमारी कंस्ट्रक्टर टिप्स के थ्रू देखो ये आर्क फॉर्म हो रही है। दिस इज आवर टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ये हमारी है शील्डिंग गैसेस। ये हमारी ये हमारी प्लाज्मा गैसेस हैं और ये हमारी है शील्डिंग गैसेस। ठीक है। ये हमारा वेल्ड मेटल, ये हमारा बेस मेटल होगा और ये हमारी होगी बेल्ट पूल जिसमें फॉर्म हो जाएगी, इसमें बेल्ट पूल फॉर्म हो जाएगी। और जो हमारी शील्डिंग गैसेस होगी वो हमारी बेल्ट पूल को क्लीन रखेगी और जो बेल्ट क्वालिटी है उसको इंक्रीज करेगी। हाउ प्लाज्मा वेल्डिंग वर्क्स, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो गैसेस को अगर हम हीट करते हैं एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे तो वो फुल्ली आयनाइज हो जाती हैं एंड दे बिहेव्स लाइक अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें पता है। और ये जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है इसमें हम प्लाज्मा प्रोसेस का यूज केवल और इस प्रोसेस में प्लाज्मा का यूज हम इलेक्ट्रिक आर्क जो हमारी इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस हो रही है उसको वर्कपीस तक ट्रांसफर करने के लिए कर रहे हैं। ये जो हमारी प्लाज्मा है इसका यूज हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म हो रही है उसको हम अप टू द वर्कपीस तक ट्रांसफर करने के लिए केवल और केवल प्लाज्मा का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम पीछे के फिगर में देख सकते हैं ये हमारी इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ फॉर्म होती है और हमारी जो हाई वेलोसिटी प्लाज्मा गैसेस हैं वो इस इलेक्ट्रिक आर्क को अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड लेके जाती है। ठीक है, कहाँ लेके जाती हैं, अप टू द वर्कपीस, टुवर्ड्स द वर्कपीस। ठीक है, तो इस जो
आर्क हमारा जो कि इलेक्ट्रोड पे फॉर्म हो रहा था वो विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा कहाँ पहुंच जाता है, वर्कपीस पे। अब जो वर्कपीस है, वर्कपीस में जो मेटल हमें जिनको वेल्ड करना है वो मेल्ट हो जाते हैं बाय दिस इंटेंस हीट। ठीक है, ये जो हमारी हीट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ आर्क फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू द वर्कपीस, इस हीट के हेल्प से हमारे जो मटेरियल है, जो मेटल है जिनको हमें वेल्ड करना है वो मेल्ट हो जाते हैं और ये ठंडे होने के बाद एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, फ्यूजेस टुगेदर। ओके, एंड दे फ्यूजेस टुगेदर। अब बात करूंगा दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारी to increase the energy level of plasma in controlled manner. Why we are going to use the plasma arc welding? Because जो प्लाज्मा होती है वो आर्क की जो एनर्जी लेवल है उसको इंक्रीज कर देता है इन अ कंट्रोल्ड मैनर। अगर हम यही ओपन आर्क वेल्डिंग करेंगे तो वहाँ पे जो आर्क की एनर्जी लेवल होगी वो इतनी हाई नहीं होगी, बट if we are going through the plasma arc welding then the energy level will be increased, okay, and we can use it in a controlled way, a controlled manner. और ये तभी अचीव की जा सकती है when we are going to use a gas nozzle around the tungsten electrode. Okay, हमें गैस नोजल का यूज करना पड़ेगा जो कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड के चारों तरफ ऑपरेट करेगी। अब हम बात करेंगे वेरिएंट्स ऑफ प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की। फर्स्ट वन इज ट्रांसफर्ड आर्क मोड। इसमें क्या होता है, जो आर्क होता है, आर्क that is stuck between the electrode and the workpiece. In this case, the electrode have negative polarity and the workpiece have positive polarity. Use of in the transfer arc mode, we are going to use high speed of welding, and this transfer arc mode is used to weld ceramics, steels, aluminum alloys, copper alloys, titanium alloys, nickel alloys, etc. If we will talk about the non-transfer mode, तो इसमें क्या होता है, आर्क जो है स्टक हो जाता है, स्टक करता है, आर्क इज स्टक बिटवीन वेयर इलेक्ट्रोड एंड द नोजल। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होगा वो तो नेगेटिव पोलरिटी होगा, बट यहाँ पे वर्कपीस पॉजिटिव पोलरिटी ना होके नोजल को पॉजिटिव पोलरिटी दी जाएगी। तो इस नॉन ट्रांसफर्ड मोड में क्या होगा कि हमें वर्कपीस को इलेक्ट्रिक सिस्टम में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वर्कपीस को हम इजीली इलिमिनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम से। तो नॉन ट्रांसफर्ड का ये थोड़ा सा फायदा है। ठीक है,
इस प्रोसेस में आर्क जो है प्लाज्मा को प्रोड्यूस करेगा, बट उस पे जो डेंसिटी होगी, एनर्जी डेंसिटी, वो थोड़ी लो होगी। अगले पिछले में अगर ट्रांसफर मोड की बात करें तो वहां पे जो प्लाज्मा प्रोड्यूस हो रही थी उसमें एनर्जी डेंसिटी काफी हाई थी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी लो होगी। और हम ये भी बात कर चुके हैं कि इस नॉन ट्रांसफर्ड मोड में या फिर नॉन ट्रांसफर्ड प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में वर्कपीस जो होगा हमारा वो इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट नहीं होगा। तो इस केस में हमारा जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की टॉर्च होगी वो एक वर्कपीस के दूसरे वर्कपीस में आसानी से मूव कर सकेगी। हमें अलग अलग वर्कपीसेस को इलेक्ट्रिक सर्किट में कंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कपीसेस को नहीं देने पड़ेंगे। ये हमारा है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। इसमें आर्क कैसे फॉर्म होती है, ये आप आर्क के फॉर्म को देख सकते हैं। प्लाज्मा, ये हमारी आर्क है, और ये है ये हमारी आर्क जो फॉर्म हो रही है ट्रांसफर्ड में, और ये हमारी नॉन ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रोड में। तो ये हमारी आर्क है जो कि ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही, ट्रांसफर्ड नहीं हो रही। ठीक, अब हम थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट सप्लाई होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो कि यूज हो रहे हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में। तो अगर मैं बात करूँ इक्विपमेंट्स की, तो सबसे पहले बात आएगी पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई में हम एक डीसी पावर सोर्स यूज करते हैं, maybe generator rectifier. Rectifier is used to improve the quality of current. एक ऐसा पावर सोर्स which is having dropping characteristics और उसमें की वोल्टेज 70 वोल्ट हो या उससे ज्यादा हो, ये सुइटेबल रहेगा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के। If we can use rectifiers, then it will be always good over DC generators। अगर हमारे पास रेक्टिफायर कैपेबिलिटी है तो हम उसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे ओवर टू द डीसी जनरेटर। If we are going to use helium as a inert gas, तो उस केस में हमें जो ओपन सर्किट का वोल्टेज है उसको 70 वोल्ट के ऊपर ही रखना होगा। और ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि दो पावर सोर्स को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हम जो वोल्टेज हमारा है वो 70 वोल्ट के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आर्क जब हम इनिशिएट कर रहे हैं तो हम नॉर्मल ओपन सर्किट वोल्टेज में आर्क को हम आर्गन गैस से इनिशिएट कर लेंगे और उसके बाद में हम सिस्टम को हीलियम गैस पे स्विच कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है या तो हम 2 वोल्ट पावर सप्लाई सीरीज पावर सोर्सेस को सीरीज में कनेक्ट कर लें और 80 वोल्टेज अबव 70 वोल्टेज पावर सप्लाई ऑब्टेन कर ले ओपन सर्किट में। अदरवाइज we can do that we can
use argon gas to initiate the arc in the normal open circuit voltage, and then when we can switch on the helium gas. Okay, अब बात करें अगर हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर एंड करंट लिमिटिंग रजिस्टर्स की, तो यूज फॉर आर्क इग्निशन के लिए सारी चीज़ें आर्क इग्निशन के लिए यूज होती हैं। प्लाज्मा टार्च की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा टार्च दोनों टाइप में यूज होती है, चाहे वो ट्रांसफर्ड आर्क हो या फिर नॉन ट्रांसफर्ड आर्क हो। हम थोड़ी शील्डिंग गैसेस की बात कर लेते हैं। जो हमारी शील्डिंग गैसेस होती हैं वो मोल्टन बेल्स जो हमारा है उसको एटमॉस्फेयर से शील्डिंग देती हैं, या फिर कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर से बचाती हैं, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से बचाती हैं। दो इनर्ट गैसेस के मिक्सर को जनरली हम अप्लाई करते हैं इन शील्डिंग गैसेस में। आर्गन और हीलियम ज़्यादातर यूज होते हैं। मोस्टली हम आर्गन का यूज करते हैं, हीलियम का भी यूज करते हैं। हम आर्गन हाइड्रोजन के मिक्सचर को या फिर हम आर्गन हीलियम के मिक्सचर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हीलियम प्रिफर्ड होता है वेयर बोर्ड हीट इन ब्रॉड हीट इनपुट पैटर्न एंड फ्लैटर कवर पासेस इज डिजायर्ड। जहाँ पे हमें ब्रॉड हीट इनपुट पैटर्न और फ्लैटर कवर पास की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम हीलियम को प्रेफर करते हैं। If we are going to use the mixture of argon and hydrogen, तो ये जो है ये गैसेस होती हैं, ये हाई एनर्जी प्रोवाइड करती हैं एज कंपेयर टू द आर्गन। और सो ये परमिट करती हैं हायर आर्क हाई सो ये परमिट करती हैं a mixture of argon and hydrogen supplies heat energy higher than when only argon is used, thus permits higher arc alloys and stainless steel। अगर हम आर्गन और हाइड्रोजन के मिक्सर का यूज करेंगे तो उस टाइम पे हम हाई हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं टू द वर्क पीस as compared to when we are going to use only argon। so हम हाई स्टेनलेस स्टील हाई एलायंस को की वेल्डिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम कटिंग प्रोसेस की बात करें तो हम मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड आर्गन का यूज कर सकते हैं। जो कि 10 to 30% रहेगा, और उसके बाद में सारी नाइट्रोजन गैसेस भी यूज हो जाती है। आर्गन और हाइड्रोजन का यूज हम कर सकते हैं, जो कि हाइड्रोजन की जो परसेंटेज होगी 10 to 30% के बीच होगी, और कुछ केसेस में नाइट्रोजन का भी हम यूज कर सकते हैं। Hydrogen, because of its dissociation into atomic form and thereafter
recombination generates temperature above those attained by using argon or helium। हाइड्रोजन को हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि डिसोसिएशन एटॉमिक फॉर्म में डिसोसिएट होने के बाद भी एक रिकम्बाइन हो जाता है और उस टाइम ये हीलियम और आर्गन से ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट करता है, तो इसलिए भी हम हाइड्रोजन को प्रेफर करते हैं। थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।